बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो फ्री लेक्चर्स का एक सेशन चल रहा है, तो उसमें मैं आज आप लोगों को लेक्चर देने जा रहा हूँ यूनिट 3 से रिलेटेड, दैट इज़ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आप लोगों ने स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जब ये चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, तो उसमें आप लोगों को सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की डिटेल नहीं पढ़नी थी। तो इस वजह से आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको थॉरोली नहीं पढ़ा होगा, डिटेल से नहीं पढ़ा होगा। तो इस वजह से आप लोगों के लिए ये लेक्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंटी टेस्ट के अंदर आप लोगों का पूरा पूरा तकरीबन ऑलमोस्ट ये चैप्टर शामिल है, सवाए आखिरी पार्ट के न्यूक्लिक एसिड का। तो बाकी जो आप लोगों को फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी तरह से एक लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, तो इनकी काफ़ी डिटेल आप लोगों के पीएमसी के हवाले से जो सिलेबस है ये आप लोगों का उसमें शामिल है। तो इस वजह से आप लोग टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। मैं क्या करूंगा, ये छोटे छोटे से वीडियो के अंदर यानी छोटे छोटे से पार्ट्स के अंदर इस लेक्चर को आपको दूंगा, तो इसलिए ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो। तो हम लोग फिर पहले वाटर का सारा कुछ देखेंगे, इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोस के अंदर मैं आपको फिर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स के बारे में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आज हम लोग सारी बातें करेंगे जी रिलेटेड टू वाटर। उससे पहले एक छोटी सी क्लासिफिकेशन है जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो +923466139239 आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं बाय जस्ट गिविंग द स्क्रीनशॉट ऑफ द सब्सक्रिप्शन। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका स्क्रीनशॉट लेकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ सेंड कर दें। तो आपको एज ए सब्सक्राइबर मैं अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा, जिसके अंदर आप लोगों को ऑल ओवर पाकिस्तान बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेशन का मौका मिलेगा। इसके अलावा आपको बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे मटेरियल मिल सकता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड डिस्कशन की तरफ। एक और बात, फेसबुक के ऊपर भी आप लोग मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं, मेरे पेज को आमिर इसाक ऑनलाइन, और मेरा जो बायोलॉजी का ग्रुप है बायोलॉजी विद आमिर, फेसबुक के ऊपर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वाटर के डिस्कशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। सो नंबर वन, जो आप लोगों को वाटर से पहले छोटी सी एक दो चीज़ें इंट्रोडक्शन में याद रखनी है इस यूनिट के हवाले से, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उससे पहले डेफिनेशन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। ये बेसिकली जी क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ मोलेकुलर वेट एंड साइज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को तीन जो है वो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे ये दो ही टाइप्स हैं बेसिकली, लेकिन उसको आपकी फेडरल की बुक के अकॉर्डिंग तीन पोर्शंस में डिवाइड हुआ है, किया गया है। तो मैंने भी इसको तीन पोर्शंस में आपको यहाँ पर टेबल बनाकर एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर वन है जी माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मोनोमर्स। ये जिनको बोलते हैं दीज हैव लो मोलेकुलर वेट लेस देन 10,000 डाल्टन्स। अब अक्सर हमें ये तो पता होता है कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स को जी उन्हें कहेंगे जिनका मोलेकुलर वेट कम होता है, लेकिन एक लिमिट भी याद रखनी है, एक रेंज भी याद रखनी है कि किसके अकॉर्डिंग उसको हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो वो है नंबर ऑफ डाल्टन्स, यानी कि यूनिट है। ये आप लोगों को आगे मैंने ब्रैकेट में मेंशन करके दिया हुआ है कि अल्टरनेट नेम फॉर द एटॉमिक मास यूनिट AMU। आप जो AMU पढ़ते हैं, तो 1 डाल्टन इज इक्वल टू 1 AMU। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट 10,000 डाल्टन से कम होगा तो हम उसको माइक्रो मॉलिक्यूल में रखेंगे, चाहे वो बहुत ज्यादा एटॉमिक वेट भी क्यों शो ना कर रहा हो, मोलेकुलर वेट क्यों ना शो कर रहा हो। लेकिन अगर उसका जो मोलेकुलर वेट है वो 10,000 डाल्टन से कम है तो वो माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बनिक एसिड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इसके अलावा ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड्स, ये बेसिकली जितने भी मोनोमर्स हैं उनको हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स में रखते हैं। और मोनोमर्स के मिलने से बनता है पॉलीमर, जो कि सेकंड कैटेगरी है। तो पॉलीमर इज अ केमिकल कंपाउंड विद अ लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ मैनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम काइंड। एक चीज में रखनी है कि एक जैसे मॉलिक्यूल्स के मिलने से जो बनेगा वो पॉलीमर कहलाएगा। जैसे अमाइनो एसिड्स के मिलने से प्रोटीन बनती है तो प्रोटीन इज अ पॉलीमर। इसी तरह से स्टार्च जो है वो ग्लूकोज के मिलने से बनता है तो स्टार्च इज अ पॉलीमर। तो पॉलीमर मोस्टली किस कैटेगरी में आ सकते हैं जी, मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में। अब तीसरी कैटेगरी इसलिए अलग से मेंशन कर दी गई, अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल सच एज अ पॉलीमर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी स्मॉलर स्ट्रक्चरल यूनिट्स लिंक्ड टुगेदर विद अ मोलेकुलर वेट। तो याद अगेन क्या रखना था, कम से कम 10,000 डाल्टन वेट जरूर होना चाहिए, और उससे भी ज्यादा होगा तो डेफिनेटली वो फिर मैक्रोमॉलिक्यूल ही कहलाएगा, जैसे कि अगेन प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स में से स्टार्च एटसेट्रा।
हम चलते नहीं नेक्स्ट वर्ड, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन। तो कार्बन की बेस पर दो मेजर टाइप्स आपने पढ़ी होती हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। अब याद रखना है कि इनऑर्गेनिक के अंदर कार्बन हाइड्रोजन इकट्ठे नहीं होते। अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो उसके अंदर आप लोग कहते हैं नहीं कार्बन तो मौजूद है बट हाइड्रोजन नहीं है ना। तो इस वजह से अगर किसी के अंदर खाली कार्बन है वो भी इनऑर्गेनिक है, खाली हाइड्रोजन है जैसे कि वाटर में तो वो भी इनऑर्गेनिक है। बट अगर इन केस दोनों चीजें इकट्ठी होंगी तो देन दे आर नॉन एज ऑर्गेनिक, जो कि सेकंड कैटेगरी है। सो दीज आर द कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ऑल ऑफ दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसलिए एटीपी को भी आप ऑर्गेनिक में रखेंगे और बाकी चीजों को भी। तो इस तरह से जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स या उसके साथ रिलेट करके चीजें हैं, प्रोटीन से, लिपिड से, वो सारे ऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब ये जैसे मैंने आपको कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं थी और फेडरल की बुक में मौजूद हैं और उनको भी पीएमसी के सिलेबस ने प्रॉपर्टीज के हवाले से इंक्लूड किया हुआ है। तो आप इसी वजह से इसको जरा गौर से सुनिएगा। पहली बात तो पोलैरिटी और सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज को हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे क्योंकि सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द वाटर। अब वाटर जो है वो जी पोलर सब्सटेंस है। सबसे पहली चीज आपने क्या याद रखनी है कि बिकॉज ऑफ इट्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, हम उसको ट्रू कोवलेंट बॉन्ड कहने के बजाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि ये एक्चुअली कंप्लीट एज सच शेयरिंग नहीं होती इलेक्ट्रॉन्स की बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो थोड़ा सा उसमें आप लोगों को कमी मिलती है। सो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल दैट इज इट हैज स्लाइटली नेगेटिव पोल एंड टू स्लाइटली पॉजिटिव पोल। अब ये मैं आपको व्यू दिखा दूं जरा, तो ये देखें एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के दरमियान में यहाँ पर आपको बॉन्डिंग दिखाई गई है, लेकिन ये जो बॉन्डिंग दिखाई गई है ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा, खाली कोवलेंट बॉन्ड नहीं कहलाएगा। उसकी वजह जैसे मैंने कहा कि ये कंप्लीट एज सच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों के दरमियान में यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में एज सच नहीं होती। यू नो कि ऑक्सीजन के दो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसने एक को शेयर करना होता है एक हाइड्रोजन के साथ, एक को शेयर करना होता है एक हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब मुकम्मल पेयर किसी एक के साथ शेयर नहीं होता। इसी वजह से आप लोग फिर इसको बजाय कोवलेंट बॉन्ड कहने के, ट्रू कोवलेंट बॉन्ड कहने के, पे जो है वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कह देते हैं कि इस पोल के साथ भी वो बना हुआ है और इस पोल के साथ भी। तो इसमें फिर एक पॉजिटिव पोल है स्लाइटली पॉजिटिव और एक स्लाइटली नेगेटिव पोल होता है। तो इसी चीज को हम इसकी बाइपोलैरिटी या पोलैरिटी का नाम देते हैं और उसकी वजह से वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है फॉर ऑल द पोलर सब्सटेंसेस। जितने भी पोलर सब्सटेंसेस है उनको हम आयोनिक सब्सटेंसेस का नाम भी दे सकते हैं। तो वो जब पानी में डाले जाएंगे तो डाइसोसिएट हो जाएंगे फौरन से। सो दिस इज द पोलैरिटी ऑफ वाटर दैट मेक्स इट यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो इसी वजह से जैसे मैं आपको भी एक्सप्लेन कर रहा था कि आयोनिक कंपाउंड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी इजीली डिसॉल्व, लाइक फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सो वो आसानी से इसमें हल हो जाएगा। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस जो होते हैं दे हैव द चार्ज ग्रुप्स कैन आल्सो बी डिसॉल्व इन वाटर अगर उनके ऊपर चार्ज ग्रुप हो, लेकिन वैसे नॉन पोलर हल नहीं होते। ये ज़हन में रख लें कि जो नॉन पोलर हैं जैसे प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। दैट्स व्हाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस। बट कौन से वाले नॉन पोलर हैं जो पानी में हल हो सकते हैं, ये आपको चार ऑप्शंस में दिया जा सकता है। फेडरल की बुक में ये चीज मौजूद है। तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस हैविंग चार्ज ग्रुप्स कैन आल्सो बी डिसॉल्व इन वाटर। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है जी वाटर के हवाले से हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस और आपने जो ब्रेकडाउन होती है उसको तकरीबन एक जैसे के साथ रिलेट किया होता है, बट द हाइड्रोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो पानी की प्रेजेंस के अंदर। अब इसमें थोड़ी सी मैं आपको मजीद बात क्लियर कर दूं कि अगर सपोज करें कोई एक सब्सटेंस है वो बी के साथ जुड़ा हुआ है यानी कि दोनों के दरम्यान में बॉन्ड है, तो वो बेसिकली जब हम वाटर उसको ऐड करेंगे बीच में तो वो बॉन्ड टूट जाएगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, लेकिन साथ वाटर की भी ब्रेकडाउन होगी अगर इन केस। तो वाटर का जो हाइड्रोजन होगा वो ए के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, उसका जो हाइड्रोक्सल होगा वो बी के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह दो प्रोडक्ट्स बनेगी, प्रोडक्ट वन, प्रोडक्ट टू। ये मोस्टली जो डाइजेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर फूड के हवाले से वो सारी मोस्टली हाइड्रोलिसिस की कैटेगरी में आती है। लाइक स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनते हैं, पहले माल्टोज बनता है फिर ग्लूकोज बनती है, यानी माल्टोज की फिर हाइड्रोलिसिस से आगे ग्लूकोज बनता है। इस तरह से प्रोटीन्स की जो हाइड्रोलिसिस होती है उससे पहले पॉलीपेप्टाइड्स बनते हैं, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो अमाइनो एसिड्स की डाइपेप्टाइड की फॉर्म में फॉर्मेशन होती है, फिर अकेले अकेले अमाइनो एसिड्स अलग होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे लिए डायरेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है।
तो आगे जैसे मेंशन किया हुआ है मैंने सेकंड पॉइंट के अंदर कि इट इज नीडेड टू डाइजेस्ट द लार्ज फूड पार्टिकल्स as well as for the conversion of complex molecules into the simpler ones including the release of energy। तो इसमें एक चीज और याद रखनी है कि जब ब्रेकडाउन होती है तो साथ फिर कुछ ना कुछ एनर्जी भी रिलीज होगी। नेक्स्ट वन हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वाटर की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो बाद में हम देखते हैं, पहले हम देखेंगे हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो हीट कैपेसिटी कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। और वाटर के अंदर ये एबिलिटी बहुत ज्यादा है कि वो जितनी भी हीट एब्जॉर्ब करे उसका अपना टेम्परेचर इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये आपको जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछा जाएगा, अब सेकंड पॉइंट क्या है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ कैलोरीज या अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of 1 gram of water up to 1 डिग्री सेल्सियस। ये फेडरल की बुक की डेफिनेशन है, जबकि टेक्स्ट बुक के अंदर जैसे आपने पढ़ा होता है कि वो कितना टेम्परेचर बढ़ेगा 15 to 16, और वो कितना होगा जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की अमाउंट कितनी होगी फॉर 1 ग्राम ऑफ वाटर, दैट विल बी 1 कैलोरी। और एक और चीज कि कैलोरी का एक और जो यानी कैलोरी को कन्वर्ट करके हम जोल में भी याद रख सकते हैं, ये फेडरल की बुक के अंदर बकायदा मेंशन है 4.18 जोल। तो आपको ऑप्शंस के अंदर अगर पूछा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो उसका आंसर 1 कैलोरी भी हो सकता है, उसका आंसर 4.18 जूल भी हो सकता है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आप लोगों को अगर सपोज करें ऑप्शंस में ये आ जाता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम से आगे चार ऑप्शंस में आपको लिखा होता है 13 to 14, 14 to 15, 15 to 16 या ऑल ऑफ दीज। अक्सर स्टूडेंट इसका आंसर क्या दे देते हैं, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि उनको लगता है कि 13 से 14 भी 1 डिग्री का सेल्सियस का फर्क है, 14 से 15 भी, 15 से 16 भी। बट एक्चुअली आपको जो याद रखना है वो क्या है कि इसका जो स्पेसिफिक अमाउंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो अमाउंट है वो 1 कैलोरी है। अब 1 कैलोरी 15 to 16 ही यूज होती है। अगर आप 13 to 15 कहेंगे तो वो लेस देन 1 है, 15 to 16 कहेंगे तो 1 है, और अगर 16 से ऊपर चले जाएंगे जैसे 16 to 17 तो फिर वो मोर देन 1 होगा। तो इस वजह से आपने स्पेसिफिक कैटेगरी बतानी थी, स्पेसिफिक वैल्यू बतानी थी। दैट्स व्हाई आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्पेसिफिक कह रहे हैं, बिकॉज वो एक ही वैल्यू है और वो क्या है 1 कैलोरी 4.18 जूल, और वो सिर्फ उसी वक्त यूज होगी जब टेम्परेचर को 15 से 16 करना होगा। तो इसी वजह से अगर इन केस कहा जाए कि क्या 17 to 18 कहा जा सकता है, 19 to 18, 20 गलत। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि वैल्यू 15 to 16 वाली याद रखनी है। बाकी अगर आप 13 to 14 कहेंगे वो भी हीट कैपेसिटी है, 17 to 18 वो भी हीट कैपेसिटी, बट स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक कौन सी वाली है, फ्रॉम 15 to 16 करने के लिए जो आपको रिक्वायर है कैलोरीज जो वाटर की जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, चाहे वो 1 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन वो 15 to 16 को हम स्पेसिफिक कैटेगरी में रखेंगे। तो आखिरी बात इसमें की इंपॉर्टेंस क्या है, वाटर हैज द रिलेटिव वेरी हाई हीट कैपेसिटी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये भी आपको चार ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी की प्रॉपर्टी किस वजह से है। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है गर्मियों के अंदर भी, अगर बाहर का टेम्परेचर यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर 50 भी हो जाएगा तो हमारी बॉडी का 37 क्यों रहेगा, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड इट्स द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब हीट। नेक्स्ट वन चलते नहीं, हमारे पास अगली जो प्रॉपर्टी हमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखनी थी वो थी डेंसिटी। अब ये टेक्स्ट बुक के अंदर डेंसिटी का कोई खास जिक्र नहीं है, फेडरल की बुक के अंदर बकायदा डेंसिटी को एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो आइस बनती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, पहली बात तो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी। अब वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी में फर्क है, आइस फ्रीज फॉर्म है वाटर की, और वाटर लिक्विड फॉर्म में अगर इनकेस होगा तो उसकी डेंसिटी आइस से ज्यादा होगी, और आइस की डेंसिटी क्योंकि कम होगी तो फिर आपने वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होता है जो कि डेंसिटी पर ही बेस करता है। तो इन अदर वर्ड्स फिर आइस फ्लोट करेगी पानी की सरफेस के ऊपर, तो दैट्स वाई बिकॉज उसकी डेंसिटी है। और अब डेंसिटी उसकी कम है लेकिन उसके अंदर क्या ज्यादा है, ये जब आप फ्रीज कहते हैं वाटर फ्रीज होता है तो फिर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आपको पूछा जाए तो क्या वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको उसकी सॉलिड फॉर्म यानी कि आइस के अंदर मिलते हैं। उसके बाद फिर जी नेक्स्ट वन हमारे पास है जो फ्रीजिंग वेदर में अगर आइस की बात हम करेंगे तो फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स फॉर्मिंग एन इंसुलेशन लेयर।
तो ये आइस की वजह से ये इंसुलेशन लेयर बनती है विच प्रोवाइड्स अ लिविंग एनवायरनमेंट फॉर द सम ऑर्गेनिज्म अंटिल द आइस मेल्ट। तो जब तक वो आइस मेल्ट नहीं हो जाती फिर ये उसकी प्रोटेक्शन करती रहती है चीज, यानी कि प्रोवाइड्स अ लिविंग एनवायरनमेंट, ये उसको लिविंग एनवायरनमेंट, बल्कि उसमें जैसे लिखा हुआ है फॉर सम ऑर्गेनिज्म, जब तक कि वो मेल्ट ना हो जाए। तो ये भी आप इसकी प्रॉपर्टीज में छोटी सी बात याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो बात हम लोगों ने पढ़नी है जी वो कोहेजन से रिलेटेड है। वाटर की कोहेजन से मुराद एक्चुअली क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना। एक आपने टर्म पढ़ी होती है एडहेजन। तो एडहेजन क्या होता है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में जुड़ना। कोहेजन क्या होता है? सेम मॉलिक्यूल्स का आपस में अट्रैक्शन शो करना। सो इट इज अट्रैक्शन अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स व्हिच इनेबल्स द वाटर मॉलिक्यूल्स टू स्टिक टुगेदर। सो इसमें आप लोगों को जैसे ये डायग्राम में भी दिखाई दे रहा है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। और जब ये फ्लो होता है, वाटर फ्लो करता है, तो वाटर फ्लोज फ्रीली ड्यू टू कोहेजन। तो उसमें भी मेन प्रॉपर्टी कौन रोल प्ले करती है? चीज कोहेजन रोल प्ले करती है उसके फ्लो करने में। नेक्स्ट वन जो चीज याद रखनी है वो क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स आल्सो हैव अट्रैक्शन टू पोलर सरफेसेस, दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड एडहेजन। तो जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं वो वाटर के साथ अट्रैक्शन अगर इन केस करेंगे अदर देन वाटर जो चीजें होती हैं तो वो एडहेजन कहलाएगा। लाइक लकड़ी के अंदर सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है। तो जब वो फूलती है बरसात के मौसम में तो क्यों? क्योंकि वाटर को उसने इरिवर्सिबली बल्कि रिवर्सिबली एब्जॉर्ब किया। द प्रोसेस इज नोन एज इम्बाइबिशन। तो उसमें एडहेजन ने रोल प्ले किया था। सो बोथ कोहेजन एंड एडहेजन आर ड्यू टू, अब इसकी भी मेन वजह कौन है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। लास्ट जो प्रॉपर्टी हम वाटर की अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे वो है आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन वाटर का अपने आयंस के अंदर चेंज हो जाना आफ्टर इट्स ब्रेकडाउन, और समटाइम वाटर अपनी खुद से भी आयोनाइजेशन करता है। वो मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। सो व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइजेस इट रिलीजेस एन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस। दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल बिकॉज या बट इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर अगर हम इक्विलिब्रियम के वक्त हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस हर एक की अलग अलग से अमाउंट बताना चाहे तो अमाउंट ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस इन वाटर एट इक्विलिब्रियम एट 25 डिग्री सेल्सियस इज अबाउट 10 raised to power minus 7 मोल्स पर लीटर। तो ये वैल्यू आपको जी अगेन ऑप्शन में पूछी जा सकती है, आप इसको जरूर याद रखेंगे। और इसका पीएच से ताल्लुक होता है। तो हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मेनी ऑफ द रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स टू मेंटेन और चेंज द पीएच। तो बफर का रोल प्ले करेगा। ये मैं डायग्राम में भी आपको थोड़ी सी बात समझा दूं कि ऑटो आयोनाइजेशन जो अगर हम बात करेंगे, ये स्पेलिंग थोड़े से ऊपर गलत है। तो वाटर अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन। अब इसमें वाटर की देखें, अगर इन केस रिवर्सिबल प्रोसेस जो हुआ है, ब्रेकडाउन हुई हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्सिल। अब ये जो हाइड्रोजन आयंस होंगे और हाइड्रोक्सिल आयंस वो किस तरह रोल प्ले कर सकते हैं? नेक्स्ट वन तो आपको इसमें मैं दिखा रहा हूँ वाटर के साथ रिएक्शन में उसकी ब्रेकडाउन, और फिर उसके रिजल्ट में एक एक्वस जो इन्वायरमेंट आएगी उसके अंदर एक एसिड का रोल प्ले करेगा इसमें से, और एक बेस का रोल प्ले करेगा इसमें से। तो इस तरह से ये बफर का रोल प्ले करते हुए पीएच को भी मेंटेन करेगा। ये सारी बातें थी जी रिलेटेड टू वाटर। तो इंशाल्लाह जी अब सेकंड पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों के मैक्सिमम मैं कॉन्सेप्ट पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट्स क्लियर कर सकूं बिफोर टेस्ट। तो आज ही इंशाल्लाह तीसरा टेस्ट होगा फ्री सेशन का, जिसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बातें ही मैं आपसे सारी पूछूंगा। लेकिन इंशाल्लाह उससे पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बाकी चीजें भी एक्सप्लेन कर दूं। तो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं जो पहली दफा ये वीडियो देख रहे हैं, +923466139239, और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझको ज्वाइन कर सकते हैं। सो अल्लाह आप सबको कामयाब करे, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।